हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन डेप्थ इनसाइट में। यहाँ हम यूपी पीजीटी 2016 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हमने अभी तक क्वेश्चन 4 से लेके क्वेश्चन 52 तक को डिस्कस किया है। अब इस पार्ट में हम क्वेश्चन 53 से लेके क्वेश्चन 86 तक को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 को देखें। Uncertainty principle of profit was propounded by। Uncertainty principle of profit किसके द्वारा दिया गया है? तो वो है थर्ड फ्रैंक नाइट के द्वारा। जो इनकी बुक जो है जिसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस की गई है, उस बुक का नाम है रिस्क अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट। ये बुक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज पूछ देता है कि जो कनाइट की जो बुक है जिसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस किया गया है वो कौन सी है। तो ये रिस्क अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 54 को। द थियरी ऑफ रिविल प्रेफरेंस वाज फॉर्मुलेटेड। रिविल प्रेफरेंस थियरी फॉर्मुलेटेड की गई किसके द्वारा? वो पॉल सैमुएल्सन के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग डिफरेंट कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो पहले हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच एग्रीमेंट होता है, जिसमें जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं वो अपने एक दूसरे पे जो लगने वाले टैरिफ या ट्रेड बैरियर्स होते हैं उनको या फिर तो कम्प्लीटली एबॉलिश कर देती हैं या फिर मिनिमाइज़ कर देती हैं, ताकि वो उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मैक्सिमाइज हो और वो फ्रीली अपने गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकें एक दूसरे के बीच। अब हम लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करें तो जो फर्स्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है वो फ्री ट्रेड होता है। फ्री ट्रेड जोन उससे ऊपर का जो लेवल होता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का वो होता है कॉमन मार्केट एंड देन उससे ऊपर जो होता है वो कस्टम यूनियन। उससे ऊपर होता है इकोनॉमिक यूनियन एंड देन उससे ऊपर होता है पॉलिटिकल यूनियन। इसमें यदि हम हायरार्की की बात करें तो जो सबसे ऊपर का जो लेवल ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है वो पॉलिटिकल यूनियन एंड लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है वो फ्री ट्रेड जोन होता है। ये अक्सर पूछ देता है क्वेश्चंस में कि स्मॉलेस्ट लेवल या लोएस्ट लेवल का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कौन सा है एंड हाईएस्ट लेवल का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कौन सा है। अब इस लेवल को यदि हम इस आंसर में सीक्वेंस में देखें तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट क्या दिया है? कॉमन मार्केट। तो कॉमन मार्केट हमने यहाँ पे तो देखा नहीं है, फ्री ट्रेड, तो फर्स्ट आंसर भी हमारा नहीं होगा। सेकेंड एंड थर्ड में हम यदि देखें फोर्थ वाला भी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट ही में कॉमन मार्केट की बात कर दिया है। तो फर्स्ट जो है सेकेंड वाले में देखिए इसमें है फ्री ट्रेड जोन और इसमें भी है थर्ड वाले में भी फ्री ट्रेड जोन, दोनों तो सही है। लेकिन जो सेकेंड वाले में यहाँ पे जो दूसरा दिया है ये इकोनॉमिक यूनियन की बात की है, लेकिन अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो सेकेंड है वो कॉमन मार्केट है, तो ये सेकेंड वाला भी आंसर नहीं होगा। आंसर जो होगा वो थर्ड होगा, फ्री ट्रेड जोन, कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन एंड इकोनॉमिक यूनियन। और एक और होता तो यहाँ पे ये पॉलिटिकल यूनियन भी रहता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 56। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेंचर कैपिटल फंड। फर्स्ट जो है वेंचर कैपिटल के बारे में, अ डेडिकेटेड कॉर्पस फंड टू प्रमोट द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। सेकेंड, इट कैन बी पब्लिक or private. Third, IVCF is the first such fund to held under private ownership. Select the correct statement using the code. ठीक है,
अब वेंचर कैपिटल के बारे में हम देखते हैं कि जो वेंचर कैपिटल फंड होती हैं वो क्या हैं। ऐसे फंड्स होते हैं जो न्यू स्टार्टअप्स, न्यू आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए, जिनका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल्स जो होते हैं वो बेटर होते हैं और उनका लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ होता है वो उनको अच्छा दिखता है, इसलिए जो इन्वेस्टर होते हैं या फिर तो वो इन्वेस्टर प्राइवेट ऑनर्स हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट भी बहुत हद तक स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए फंड्स को प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसे जो फंड्स जो इन्वेस्टर प्रोवाइड करते हैं उन्हें न्यू स्टार्टअप्स एंड आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए उन्हें वेंचर कैपिटल फंड्स कहते हैं। अब यदि यहाँ पे हम देखें अ डेडिकेटेड कॉर्पस फंड टू प्रमोट द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, ऑफ कोर्स ये तो सही है आंसर इसका। अब सेकंड देखें, इट कैन बी ए प्राइवेट, पब्लिक या प्राइवेट, ऑफ कोर्स। जो थर्ड से इसका जो थर्ड है, IVCF इज ए फर्स्ट सच फंड टू हेल्ड अंडर द प्राइवेट ऑनरशिप, ये यहाँ पे गलत है। तो इसमें हम सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट सही है इसका, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 57 को देखें, यूजिंग द गिवन कोड सेलेक्ट द आइटम विच इंडिया शो इन इट्स करेंट अकाउंट। इंडिया की जो VOP है उसके करेंट अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। इससे पहले कि हम आंसर देखें हम पहले करेंट अकाउंट को समझ लेते हैं कि कौन कौन से हैं इंडिया की BOP के करेंट अकाउंट में। BOP की बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो इसमें दो तरह से अकाउंट्स आते हैं, फर्स्ट है करेंट अकाउंट एंड सेकेंड जो है वो कैपिटल अकाउंट है। करेंट अकाउंट में हम देखें तो इसमें भी टू टाइप्स से आते हैं, विजिबल होता है, एक इनविजिबल होता है। जो विजिबल हैंड होता है करेंट अकाउंट का, उसमें ओनली गुड्स की जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स होती हैं वो इस विजुअल हैंड्स के अंतर्गत आता है, जिसमें क्रूड ऑयल है, कार है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, अदर जितने भी गुड्स हैं उनका जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है वो विजुअल हैंड्स के अंतर्गत आता है करेंट अकाउंट के। अब इनविजिबल की बात करें तो उसमें सर्विसेज हैं, इनकम है, इनकम के अंतर्गत प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ये चीज़ इनकम के इनविजिबल हैंड के अंतर्गत जो इनकम है इसके अंतर्गत आती है। और ट्रांसफ़र अर्निंग में रेमिटेंसेस हैं, डोनेशन है, गिफ्ट्स हैं, ये सारी की सारी जितनी भी आइटम्स हैं ये सारी करेंट अकाउंट के अंतर्गत आती हैं, करेंट अकाउंट में इनविजिबल हैंड के अंतर्गत। और जो विजिबल हैंड्स हैं इसमें ओनली गुड्स की जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है वो आती हैं। तो दोनों की बात करें यदि करेंट अकाउंट में विजिबल और इनविजिबल हैंड्स दोनों होते हैं। अब कैपिटल अकाउंट में देखें तो कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट में टू टाइप्स की इन्वेस्टमेंट होती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये दोनों के दोनों कैपिटल अकाउंट में आते हैं। लोन जो गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करती है या फिर लोन लेती है, गवर्नमेंट की जो बोरोइंग होती है वो सारी की सारी कैपिटल अकाउंट में आती हैं। जो बैंक अकाउंट होता है उसमें NRI या फिर तो पैसे विदेश में भेजें या फिर पैसे विदेश से NRI के रूप में हमारे देश में आए, ये सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। अब हम यदि अपने क्वेश्चन को देखें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, फर्स्ट जो है इनपुट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड आउटपुट ऑन अकाउंट ऑफ इंपोर्ट। तो अभी हमने देखा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो इनपुट्स की होती हैं वो कैपिटल अकाउंट में आती हैं, तो ये तो सही है। जो सेकंड है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यू टू इनकम डेविएशन, इनकम डेविएशन की बात हमने अभी यहाँ पे देखा था, कैपिटल अकाउंट में हमने किया था, नहीं सॉरी करेंट अकाउंट में हमने इनकम डेविएशन की बात की थी। अब यहाँ पे हम थर्ड देखें, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात हमने किस में की थी, ये हमने कैपिटल अकाउंट में किया था, कैपिटल अकाउंट। और जो एक्सटर्नल डेब्ट एंड बोरोइंग है, एक्सटर्नल डेब्ट एंड बोरोइंग भी हमने कैपिटल अकाउंट में देखा था। तो ये दोनों तो हमारे कैपिटल अकाउंट हो गए और ये दोनों हमारे करेंट अकाउंट हैं, करेंट अकाउंट। और क्वेश्चन में जो है वो करेंट अकाउंट के बारे में ही पूछा है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा ये कोड जो होगा फर्स्ट सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इंडिया। जो अब वुमेन की अपलिफ्टमेंट में रिस्पॉन्सिबल नहीं है पूछा है, ये बात ध्यान रखना है। फर्स्ट जो है इसमें है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए है।
तो यहाँ पे ये भी आंसर नहीं होगा। सेकेंड जो है सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए हैं, तो यहाँ पे ये भी आंसर नहीं होगा। जो सेकेंड है जेंडर बजटिंग, ये भी वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए ही किया गया था, तो यहाँ पे ये भी आंसर नहीं होगा। सेकेंड जो है, फोर्थ जो है वो उज्ज्वला योजना है। उज्ज्वला जो योजना था वो भी वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए ही किया गया था, बट वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो वो फोर्थ होगा उज्ज्वला योजना, बिकॉज उज्ज्वला जो योजना था वो एलपीजी गैस सिलेंडर से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 59। इनकम टैक्स इज जनरली बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। जो इनकम टैक्स है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो हमें पता है कि जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट हमारे इनकम पे लगता है, इनकम पे। तो वो डायरेक्ट इनकम पे लगता है, इसका मतलब क्या है कि जो जिस लेवल में, जो जिसका लेवल ऑफ इनकम जैसा है वो उस टैक्स स्लैब के अंतर्गत आता है और वो पे करता है। इसका मतलब कि वो व्यक्ति उस टैक्स को पे करने के लिए एबल है, उस टैक्स को पे करने के लिए एबल है। इसका मतलब कि वो जो इनकम टैक्स है वो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे लगता है। अब यहाँ पे हम आंसर देखें तो फर्स्ट है रिसीव प्रॉफिट प्रिंसिपल, ये भी नहीं है। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ कोर्स, क्योंकि इनकम टैक्स हमेशा एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे ही लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति उस टैक्स स्लैब के अंतर्गत आता है, जो एबल है उसे उस टैक्स को बेयर करने के लिए, वही इनकम टैक्स को पे करेगा। और जो थर्ड है ये तो होगा नहीं, ये फोर्थ भी नहीं होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो भी आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल रिसिप्ट इन गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में जो कैपिटल रिसिप्ट है वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट समझने से पहले हम रिसिप्ट को समझते हैं कि रिसिप्ट क्या है। रिसिप्ट गवर्नमेंट की डिफरेंट जो इनकम के जो सोर्स होते हैं गवर्नमेंट की, वो कहाँ से रेवेन्यू को गवर्नमेंट रेज करता है, वो रिसिप्ट्स के अंतर्गत आती हैं। जो रिसिप्ट है वो टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, एंड जो सेकेंड है वो है रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, रिसिप्ट। जो कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट ऐसा रिसिप्ट होता है, इट्स क्रिएट आइदर liabilities or causes any reduction in the asset of the government। जो कैपिटल रिसिप्ट है, या फिर तो वो जो गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है वो लायबिलिटीज़ क्रिएट करेगी, या फिर तो उसके एसेट को कम कर देगा। ऐसे कैपिटल रिसिप्ट, ऐसे रिसिप्ट्स को कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें है बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे हम देखें कि बोरोइंग कैसे लायबिलिटीज़ क्रिएट कर देती हैं और ये कैपिटल रिसिप्ट में क्यों आते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि जो बोरोइंग, गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है तो तुरंत तो उसे इनकम मिल जाएगा, तो वो कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत चली जाएगी। बट बोरोइंग है, यदि हम किसी से उधार लिए हैं तो हमारे ऊपर तो लायबिलिटीज़ ही तो बनी रहेगी, या इंडिविजुअल या गवर्नमेंट हो, उसके ऊपर एक लायबिलिटीज़ है कि उसे पे करना है। तो वो ऑन द स्पॉट ऑफ टाइम पे तो वो पैसे हमें प्रोवाइड कर दे रही हैं, हमें इनकम दे रही हैं, हमारी रेवेन्यू बन जा रही है, बट वो हमारे ऊपर लायबिलिटीज़ क्रिएट कर दे रही हैं। तो जो इनकम की जो सोर्स हैं गवर्नमेंट की, जिसमें लायबिलिटीज़ हो या फिर तो एसेट कम हो, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट करके भी तो गवर्नमेंट इनकम जनरेट कर लेती हैं। ऑन स्पॉट ऑफ टाइम गवर्नमेंट को इनकम मिल जाता है, लेकिन वो एक तरह से गवर्नमेंट की जो एसेट हैं वो कम हो जाती हैं। तो इस तरह से जब भी गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू रेज करती है, तो ये सारे के सारे
कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत चली जाती हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंतर्गत, रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसे रिसिप्ट्स होते हैं या नाइदर वो क्रिएट द लायबिलिटीज और नॉर कॉजेज एनी रिडक्शन ऑफ एसेट, ऐसे में आते हैं जो टैक्सेस होती हैं वो ना तो रेवेन्यू क्या कहते हैं, ना ही वो लायबिलिटीज़ क्रिएट करती हैं, ना ही उससे गवर्नमेंट की जो एसेट है वो कम होती हैं। ऐसे में जो टैक्सेस हैं, टैक्स रेवेन्यू है एंड जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये दोनों रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे यदि हम क्वेश्चन को देखें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कैपिटल रिसिप्ट की बात की है, तो यहाँ पे आंसर जो है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अदर पार्टीज। इसमें जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, तो जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट जो पहले से लोन प्रोवाइड की है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो तो हमारे लिए लायबिलिटीज़ क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि हमने कैपिटल रिसिप्ट में देखा था कि वो रिसिप्ट्स होती हैं जो या फिर तो लायबिलिटीज़ क्रिएट करें या फिर एसेट को कम करें। तो फर्स्ट में इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द अदर पार्टीज़, तो इसमें तो हमारी लायबिलिटीज़ क्रिएट नहीं होगी, तो ये कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, डिविडेंड एंड प्रॉफिट जो है वो भी हमारी लायबिलिटीज़ क्रिएट नहीं करेगी, तो ये भी नहीं आएगी। गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, हाँ ये हमारे लिए लायबिलिटीज़ क्रिएट कर रही हैं, तो ये जो आंसर होगा थर्ड 60 का ये सही है। जो फोर्थ है प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, ये तो आपको पता ही है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप वॉज प्रोपाउंडेड बाय, जो इन्फ्लेशनरी गैप का कॉन्सेप्ट है वो किन के द्वारा दिए गए हैं, तो हमें पता है कि ये किन्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 62, ग्रेसम्स लॉ एक्सप्लेन दैट बैड मनी ड्राइव आउट द गुड मनी। जो ग्रेसम्स लॉ है वो एक्सप्लेन करता है कि बैड मनी जो है वो गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देती है। इसमें स्टेटमेंट है, इट एनालिसिस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडियन इकोनॉमी विच इज़ यूजुअली डिपॉजिटेड इन द टैक्स नेट थ्रू द हवाला रूट। सेकेंड जो है, चाइनीज़ करेंसी युआन रिप्लेस द डोमिनेंस ऑफ डॉलर इन यूएस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इन दोनों स्टेटमेंट्स में हमें चेक करना है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। जो स्टेटमेंट है उसको चेक करने से पहले हम ग्रेसम्स लॉ को समझते हैं। जो ग्रेसम्स थे वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के इकोनॉमिक एडवाइज़र थे। उस समय क्वीन ने जो इकोनॉमी में जो कॉइन्स चलती थी उस समय, वो कॉइन्स जो होती है वो तांबे और पीतल की बनी होती थी। तो होता ये था कि जो कॉइन्स बहुत दिन से सर्कुलेशन में वो घिस जाती थी या फिर उसमें जंग लग जाता था। तो क्वीन ने सोचा कि क्यों ना हम इस जो घिसी पीटी करेंसी है उसके जगह पे न्यू करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो जो न्यू करेंसी आएगी वो सर्कुलेशन में आ जाएगी और जो पुरानी करेंसी है वो अपने आप ही इकोनॉमी से बाहर चली जाएगी। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट हुआ। जो न्यू करेंसी है वो इकोनॉमी में सर्कुलेशन में तो गई, बट जो बैड करेंसी है या फिर जो घिसी पिटी करेंसी थी वो सर्कुलेशन से बाहर नहीं आ पाई। वो बहुत चिंतित हो गई। देन वो ग्रेसम्स के पास गई और उन्होंने पूछा कि ऐसा हुआ क्यों। तो फिर उन्होंने एक बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया और देखा और समझा, तो उन्हें पता चला कि जो ह्यूमन का जो नेचर होता है ना वो एकदम ऐसा होता है कि जो न्यू चीज़ें हैं वो अपने पास सेव करना चाहते हैं। मान लीजिए आप ही एटीएम गए और वहाँ से आपने पैसे निकाले, तो अभी तो वो न्यू है, आप सोचेंगे कि इसे क्यों ना हम रख ले। जो हमारे पास पुरानी या फिर थोड़ी सिकुड़ी हुई या फटी नोट है उसको हम सर्कुलेशन में दे देते हैं। कभी भी हम कुछ खरीदने जाते हैं वही नोट रख देते हैं, प्रीफर करते हैं देना। और जो न्यू हमारे पास करेंसी है या फिर नोट है उसको हम अपने पास रख लेते हैं। तो वो स्टेटमेंट था जो एक सारे ह्यूमन का जो नेचर है कि जो बैड करेंसी रहती है। बैड करेंसी कहने का मतलब ये कि जो कटी फटी या फिर थोड़ी सी ख़राब जो नोट होती हैं वो हम हमेशा उसे सर्कुलेशन में ही रखते हैं।
उसे हम बाहर रखना पसंद नहीं करते या फिर उसे बाहर करते ही नहीं। तो वही जो स्टेटमेंट था वो ग्रेसम्स ने दिया था कि बैड मनी ड्राइव आउट द गुड मनी, कि जो बैड मनी है वो गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देती है। वो एक जगह अब सबके पास अपने 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 पास रख लिया जाता है, वो सर्कुलेशन में बनी नहीं रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि यहाँ पे है द इट एनालाइज द सर्कुलेशन इन ब्लैक मनी। ग्रेसम्स ने ब्लैक मनी या फिर हवाला रूट की बात की नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो सेकंड है वो चाइनीज़ करेंसी युआन, जो ग्रेसम्स थे वो चाइनीज़ करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की कहीं बात नहीं की है अपने लॉ में। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 63 को देखें। इलास्टिक डिमांड फॉर पेयर ऑफ सब्स्टिट्यूट इज। सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो इलास्टिक डिमांड होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव है। फर्स्ट जो थे पॉजिटिव दिया है, सेकेंड यूनिटी, निगेटिव एंड इन्फिनाइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जो पहले हम सब्स्टिट्यूट की बात करें तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका हम हमेशा कंजप्शन जो होता है वो एक के बदले एक का हम सेम पर्पज़ के लिए उसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम टी एंड कॉफ़ी लें, टी एंड कॉफ़ी, मान लीजिए 1 कप ऑफ टी एंड 1 कप ऑफ कॉफ़ी का जो प्राइस है यहाँ पे 10 रुपये ऑफ 1 कप। यहाँ पे मान लें कि यदि जो प्राइस ऑफ टी है वो इंक्रीज़ कर जा रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी ऑफ टी जो है वो तो डिक्रीज़ कर जाएगी, बट यहाँ पे जो प्राइस ऑफ कॉफ़ी है वो अभी भी कांस्टेंट है। बट जो बढ़ी हुई प्राइस ऑफ टी पे जितने कंज्यूमर थे वो सब के सब जो अब कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जो क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट करें तो जो कॉफ़ी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, लेकिन अभी भी प्राइस फिक्स है, क्योंकि हम जो टी एंड कॉफ़ी है वो सब्स्टिट्यूट है और इनका जो पर्पज़ ऑफ कंजप्शन है वो भी सेम है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, प्राइस ऑफ टी एंड क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी में क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 64 को। इन द शॉर्ट रन द फिक्स कॉस्ट ऑफ द फॉर्म्स। जो शॉर्ट रन में जो फिक्स कॉस्ट ऑफ फॉर्म्स क्या होती हैं? 0, कैन नॉट बी ओमिटेड, कैन बी अवॉइडेड ओनली बाई रिड्यूसिंग द आउटपुट टू 0। 4 जो है डायरेक्टली कन्वर्टिबल विद द प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट, हमें पता है कि जो फिक्स कॉस्ट जो है शॉर्ट रन में उसे हम, क्योंकि जो भी है चीज़ें शॉर्ट रन में उसे हम तुरंत चेंज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट होती है शॉर्ट रन में, इट कैन नॉट बी ओमिटेड, उसे हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फॉलो करता है? यदि हम डायमंड की बात करें तो डायमंड जो है वो स्केयर प्रोडक्ट है और इसमें ना तो लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं ना ही लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, जो कि परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है या फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये यहाँ पे आंसर नहीं होगा। यदि हम थर्ड एथलेटिक शूज़ की बात करें तो एथलेटिक शूज़ भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि एथलेटिक शूज़ भी वही प्रेफर करते हैं जो स्पेशली स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो वहाँ पे जो परफेक्ट कंपटीशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी ये फॉलो नहीं करेगा। फोर्थ जो है ये भी उस कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करेगा। एग्रीकल्चर ही ऐसा प्रोडक्ट है जो परफेक्ट कंपटीशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे, जो मार्केट होगा वो सब, जो वहाँ पे जो सेलर एंड बायर होंगे वो परफेक्टली प्राइस के बारे में जानेंगे और वो सबके लिए जो प्राइस होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो एग्रीकल्चर है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। यदि हम क्वेश्चन 66 को देखें, अ प्राइस एंड क्वालिटी फिक्सिंग एग्रीमेंट इज कॉल्ड। तो हमने प्राइस और क्वालिटी फिक्सिंग एग्रीमेंट की बात कोल्यूजन में किया था, तो हमारा जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, इंटरेस्ट इज ए रिवार्ड फॉर डिपार्चर फ्रॉम द लिक्विडिटी गिवन बाय।
जो इंटरेस्ट है वो रिवॉर्ड है लिक्विडिटी से दूर हटने का। ये जो स्टेटमेंट था वो किन्स के द्वारा दिया गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, डायनेमिक थियरी ऑफ प्रॉफिट वाज प्रोपाउंडेड बाय। जो डायनेमिक थियरी ऑफ प्रॉफिट किसके द्वारा दिया गया था, वो जेबी क्लार्क के द्वारा दिया गया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ MPC इज 0.75 देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी। तो यदि MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है 0.75 है, देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा। तो हमें पता है कि मल्टीप्लायर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/1 माइनस MPC। अब इस फार्मूले में यदि हम उसका वैल्यू रख दें 1 माइनस 0.75, यहाँ पे यदि हम रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय 0.25। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाय 25। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही है, आंसर सेकंड। अब हम क्वेश्चन 70 को देखें। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिकल सिस्टम आर। जो क्लासिकल सिस्टम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो है मॉनेटरी फैक्टर डिटरमाइनिंग द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड जो है सेल्फ एडजस्टिंग सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। थर्ड है डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन डेवलपमेंट। फोर्थ है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सिचुएशन थ्रू द मार्केट इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स आर करेक्ट। इसमें पूछा है कि जो क्लासिकल सिस्टम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिकल सिस्टम को फॉलो करते हैं। यदि हम क्लासिकल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उन्होंने लेसेस-फेयर इकोनॉमिक की बात की थी और उन्होंने ये चीज़ कहा था कि जो इकोनॉमी है वो सेल्फ एडजस्टिंग है, उसमें किसी प्रकार का इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे यदि फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो मॉनेटरी फैक्टर डिटरमाइन, तो ये तो क्लासिकल का कैरेक्टरिस्टिक था नहीं। सेकेंड जो है सेल्फ एडजस्टिंग, ये है। डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं, उन्होंने लेजर फेयर की बात की तो डायरेक्ट इंटरवेंशन होगा नहीं, तो थर्ड भी नहीं है। फोर्थ जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सिचुएशन थ्रू द मार्केट, हाँ एब्सेंस जो स्टेट का कंट्रोल था वो एब्सेंस था, तो ये सही है। तो इसमें जो स्टेटमेंट 2 और 4 है वो सही है। उसके अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पे कोड देखें तो हमारा जो कोड थर्ड जो है सेकेंड एंड फोर्थ वाला ये सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बायर्स कंज्यूमर सरप्लस बिकम एब्सेंट। बायर का जो कंज्यूमर सरप्लस है वो किस में एब्सेंट रहता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। तो हम पूरे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के मोनोपोली को देखते हैं, देन हम यहाँ पे आंसर देखेंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पीग्यू ने दिया था, पीग्यू इनके अनुसार जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो 3 टाइप्स का था। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। जो फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे मोनोपोलिस्ट होते हैं, वो किसी भी कमोडिटी की प्रत्येक यूनिट पे अलग अलग प्राइस को चार्ज करते हैं ताकि जो कंज्यूमर का सरप्लस है वो जीरो हो सके। बिकॉज जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू होता है विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पे। इट मीन्स कि जो कंज्यूमर जो मोनोपोलिस्ट है वो इस लेवल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को चार्ज करता है या फिर इस लेवल ऑफ प्राइस को चार्ज करता है जितना वो कंज्यूमर एबल है देने के लिए, उस गुड्स को परचेज करने के लिए जितना वो पैसे देने के लिए एबल है, और जो एक्चुअली में जो पैसा देता है वो दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो जीरो हो जाता है। यदि सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखें, इट अकर्स व्हेन द मोनोपोलिस्ट चार्जेस द डिफरेंट प्राइस फॉर द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कंज्यूम्ड। जो डिफरेंट क्वांटिटी जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, वहाँ से डिस्क्रिमिनेट करके प्राइस जो मोनोपोलिस्ट है वो चार्ज करते हैं। यदि आप एक कपड़े का, यदि आप मॉल में गए और एक कपड़ा खरीदा तो उस पर प्राइस डिफरेंट होगी, और यदि आप पेयर ऑफ
बल्क में खरीद रहे हैं या फिर उसी कपड़े का 2 सेट खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट प्राइस चार्ज करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि यदि एक टी शर्ट ले लिया तो 100 रुपये की है, यदि पेयर ऑफ टी शर्ट ले वो 150 रुपये में मिल जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो मोनोपोलिस्ट हैं वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ पे, आप जितना नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ ले रहे हैं उस क्वांटिटीज़ पे प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं। यहीं पे यदि हम थर्ड डिग्री की बात करें तो थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो टोटल जो कंज्यूमर है उनको 2 ग्रुप या 3 ग्रुप में ही डिवाइड कर लेते हैं। मार्केट ऑफ प्रोडक्ट इनटू द 2 or more group of that charges the different price for each group। वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर को जो प्राइस है वो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर से चार्ज करते हैं कि किस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर में कैसा है। मान लीजिए कि यदि आप बहुत धनाढ्य हैं और यदि कोई एक लो मिडिल क्लास का है या फिर एकदम लो क्लास का है, तो ऐसे वो क्लास वाइज जो ग्रुप है उसमें डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं और वहाँ से प्राइस चार्ज करते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप ले लें कि आप यदि किसी एक नॉर्मल दुकान से आप पेप्सी खरीद रहे हैं, उसकी जो प्राइस होगी वो डिफरेंट होगी, बहुत कम चार्ज होगा। और वही पेप्सी वही कोक यदि आप किसी पिज़्ज़ा हट में वहाँ पे बैठ के पी रहे हैं तो वहाँ पे जो प्राइस होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन जो कमोडिटी, इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ जो उन्होंने बांट दिया है, मोनोपोलिस्ट ने जो डिफरेंट ग्रुप को बांट दिया है मार्केट के, उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस को चार्ज कर रहे हैं और पैसे वहाँ से वो अर्न कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम यदि क्वेश्चन को देखें अपने, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जो अंडर विच कैटेगरी द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ बायर कंज्यूमर सरप्लस बिकम एब्सेंट। जो कंज्यूमर सरप्लस हमने किस में देखा था कि एब्सेंट रहता है, तो वो फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में रहता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 72। इफ द प्राइस ऑफ फर्म्स इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज 40 देन हिज एवरेज रेवेन्यू विल बी। तो उसका एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? तो हमें पता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन है, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और जो मार्जिनल रेवेन्यू होती हैं वो तीनों की तीनों बराबर होती हैं। तो यहाँ पे आपको पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है कि जो प्राइस है मार्केट की वो 40 रुपये हैं। तो यदि प्राइस जो है वो 40 रुपये हैं तो उसकी जो एवरेज रेवेन्यू होगी, एवरेज रेवेन्यू वो भी 40 रुपये होगी और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी 40 रुपये होगी। ठीक है, होप यहाँ पे यदि हम देखें हमारा जो इक्विवेलेंट टू 40, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखें, क्वेश्चन नंबर 73 को देखें। ऑल इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विस केम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग WTO एग्रीमेंट। WTO एग्रीमेंट में जो ऑल इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो सर्विसेज जो आती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, वो इन चारों में से किसके अंतर्गत आती हैं? यदि हम गेट की बात करें तो जो गेट का फुल फॉर्म होता है वो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और जो इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट है वो पूछ देता है, ये है 30 अक्टूबर 1947, जो बाद में चल के 1995 को WTO में सम्मिलित हो गया था। और ये जो सेकंड है ट्रिप्स, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो ट्रेड रिलेटेड aspects of intellectual properties right। जो प्रॉपर्टी राइट से जितनी भी रिलेटेड चीज़ आती हैं वो ट्रिप्स के अंतर्गत आती हैं। यदि हम ट्रिप्स की बात करें तो ये है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड
related investment मेजर्स जितने भी ट्रेड रिलेटेड जो इंटरनेशनल ट्रेड से सर्विसेज जो हैं, इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो हैं, ये ट्रिम्स के अंतर्गत आती है। और जो ये है प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एरिया। तो यहाँ पे जो आंसर है इसका ये थर्ड है, ट्रिम्स के अंतर्गत आती हैं। अब क्वेश्चन 74 को देखें, बाई विच मैथड द एक्सपोर्टर्स कैन रिड्यूस देयर रिस्क। जो एक्सपोर्टर हैं वो किस मेथड के द्वारा अपने रिस्क को रिड्यूस करता है। तो इसमें जो इसका जो आंसर है वो है हेजिंग। हेजिंग के थ्रू जो एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर FDI इन डेवलपिंग कंट्रीज हु गारंटी द पॉलिटिकल इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट। जो पॉलिटिकल इंश्योरेंस जो है गारंटी प्रोवाइड करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, वो कौन सी जो वर्ल्ड बैंक की जो विंग्स है वो कौन सी है। यदि फर्स्ट की बात करें IDA, तो IDA का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये एक तरह से सॉफ्ट लोन विंडो का काम करता है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है जो वो है 24 सितंबर 1960। अक्सर पूछता है, आप नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। ये जो होता है वो जो पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनको लोन प्रोवाइड्स करता है। जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, ये जो है वो जब डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो BOP में डेफिसिट आ जाता है या फिर BOP जब भी डिसबैलेंस होती है वहाँ पे लोन प्रोवाइड्स करती हैं। ये थर्ड जो है वो IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये इसका जो इस्टेब्लिशमेंट डेट जो है वो 1956 है। और ये जो होती हैं वो लेस डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ की जो प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं उनको लोन प्रोवाइड कराती हैं। जो मेगा है, स्पेशली जो फोर्थ है जो मेगा, इसका जो फुल फॉर्म होता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है वो 12 अप्रैल 1988 है। मिगा जो है वो लेस डेवलप्ड कंट्री में पॉलिटिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है ताकि वहाँ पे इन्वेस्टर अपना FDI ला सके और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सके लेस डेवलप्ड कंट्री में भी। तो जो 75 है उसका जो आंसर है वो 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 को, हाउ मेनी कंट्रीज वेयर मेंबर ऑफ WTO टिल दिसंबर 2017 में कितने कंट्रीज थे जो मेंबर हैं WTO के। इसका जो आंसर है वो है 164। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एब्जॉर्प्शन लर्निंग मॉडल ऑफ द एनालिसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिप्रेजेंटेड बाय। जो एब्जॉर्प्शन लर्निंग मॉडल है BOP का वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ये फोर्थ है, ये थर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सिडनी अलेक्जेंडर के द्वारा दिया गया है। तो एब्जॉर्प्शन लर्निंग मॉडल कहता क्या है, इसमें यह है कि जब किसी भी देश की जो BOP में यदि डेफिसिट है तो उसका मतलब ये शो कर रहा है कि उस कंट्री में जितना उत्पादन हो रहा है वहाँ पे उससे ज़्यादा वहाँ पे खुद ही उस कंट्री के लोगों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है या अवशोषण कर लिया जा रहा है, जिसकी वजह से उस कंट्री में हमेशा डेफिसिट बनी रहती है, जिसको वहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये एक तरह से एब्जॉर्प्शन लर्निंग मॉडल सिडनी अलेक्जेंडर ने दिया था। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लास्ट सेशन ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। जो टैरिफ एंड ट्रेड की जो
लास्ट सेशन थी वो कौन सी सेशन है, वो है यहाँ पे उरुग्वे सेशन, जिसके बाद से 1995 में WTO का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79 को देखें। इन विच 5-year प्लान द नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वॉज लॉन्च इन इंडिया। इंडिया में जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन था वो किस 5-year प्लान के अंतर्गत लॉन्च की गई थी, तो वो 10th 5-year प्लान के अंतर्गत लॉन्च की गई थी। और 10th 5-year प्लान का जो टाइम पीरियड था वो 2002 से लेके 2007 तक के बीच था। और इसी के अंतर्गत जो 2005 में 2005 में जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन था वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 80। विच कमिटी वॉज फॉर्म्ड फॉर रिवाइवल एंड रीस्ट्रक्चरिंग फॉर वीक पब्लिक सेक्टर बैंक। जो वीक पब्लिक सेक्टर बैंक थे उनके रिवाइवल और रीस्ट्रक्चर के लिए कौन सी कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था, तो हमें पता है कि नरसिम्हन कमेटी जो थी वो बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म के लिए इस्टेबल की गई थी 1991 में। अब जो नेक्स्ट है वर्मा कमेटी, उसकी बात करें तो वर्मा कमेटी जो था वो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इनकी कमेटी का रिकमेंडेशन था। इस पे 2013 में इस कमेटी का रिकमेंडेशन आया था। और जो थर्ड है रेखी कमेटी का जो स्टेटमेंट था वो 1992 में ये इनडायरेक्ट टैक्स के लिए था। डायरेक्ट टैक्स। जो गोईपुरिया कमेटी थी इनका जो स्टेटमेंट था 1990s में, इनका था कि कस्टमर जो बैंक है वहाँ पे कस्टमर की सर्विस को कैसे इम्प्रूव किया जाए। यहाँ पे इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस इन द बैंक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए क्रेडिटर ऑफ इंटरमीडिएट रिकोर्स। इंटरमीडिएट रिकोर्स के रूप में कौन काम करता है, तो ये है SBI। थर्ड इसका जो ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 82 को देखें। द स्टैटिकल टेक्निक्स यूज इन द डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल इज कॉल्ड। जो दो वेरिएबल्स के बीच जो एसोसिएशन का कार्य करता है उसमें वो है कोरिलेशन। इस 82 का जो आंसर होगा वो थर्ड सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर शोन। जो नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो नल हाइपोथेसिस को हम H0 से डिनोट करते हैं एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम H1 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम आंसर देखें। फर्स्ट क्या है बाई H1 नहीं, क्योंकि नल हाइपोथेसिस फर्स्ट दिया है तो H1 तो होगा नहीं, ये आंसर गलत है। बाई अल्फा बीटा से डिनोट नहीं करते हैं, बाई H0 एंड H1 रेस्पेक्टिवली, तो ये हमारा आंसर सही है। 83 का थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 84 को देखें। कस्टम यूनियन ऑलवेज रिजल्ट इन। जो कस्टम यूनियन होता है वो किसका रिजल्ट होता है। पहले हम देखते हैं कि कस्टम यूनियन का जो कॉन्सेप्ट था इंटरनेशनल ट्रेड में वो जैकब विनर ने दिया था। उनका जो वर्क था वो ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्जन इफेक्ट 1950 में उन्होंने इस पे वर्क किया और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो कस्टम यूनियन होता है वो दोनों इफेक्ट पे वर्क करता है, ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन दोनों इफेक्ट पे काम करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बोथ होगा। थर्ड इसका जो आंसर है वो सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक्सट्रीमली चीप प्राइसिंग पॉलिसी हैज़ बीन मेड। जो एक्सट्रीमली चीप प्राइसिंग पॉलिसी होती हैं वो क्यों बनाई जाती हैं। फर्स्ट जो है टू ड्राइव आउट द कंपटीटर आउट ऑफ बिजनेस, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट सेकेंड, थर्ड जो है टू प्रमोट द आउटसाइडर इन द मार्केट, फोर्थ जो है टू ऑब्टेन द मिनिमम कॉस्ट प्रोडक्ट। जो इसमें बेस्ट एंड सुटेबल
इसका आंसर जो है वो फर्स्ट है, टू ड्राइव आउट द कंपटीटर आउट ऑफ बिजनेस। यदि हम प्राइस को बहुत कम कर दे, बहुत चीप कर दे, तो अपने आप ही जो हमारे कंपटीटर हैं वो मार्केट से बाहर चला जाएगा, क्योंकि जितने भी कंज्यूमर हैं या जितने कस्टमर हैं वो हमारी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो जो हमारा कंपटीटर है वो अपने आप ही बिजनेस से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो एक्सट्रीमली चीप प्राइसिंग पॉलिसी उसी के लिए की जाती है कि जो कंपटीटर है उनको मार्केट से हटाया जा सके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड वाज इंट्रोड्यूस बाय। जो रेसिप्रोकल डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो उसका आंसर है J.S. मिल्स के द्वारा दिया गया है। ये इंटरनेशनल थियरी में है। ठीक है, जो यहाँ पे यदि हम फर्स्ट वाले को देखें, एडम स्मिथ, तो इन्होंने एब्सोल्यूट इंटरनेशनल ट्रेड थियरी था इनका। डेविड रिकार्डो का कंपैरेटिव था, कंपैरेटिव इंटरनेशनल थियरी। ठीक है, और J.S. मिल्स का आपका रेसिप्रोकल डिमांड था। सैमुअल्सन का भी अपना अलग इंटरनेशनल थियरी था। अब कुछ 86 को देखें तो इसका जो आंसर है वो थर्ड है। होप आपको अभी तक मैंने जो क्वेश्चन 53 से लेके क्वेश्चन 86 तक को बताया इस पार्ट में आपको क्लियर समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको आंसर उसका प्रोवाइड कराऊंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने को लर्नर के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।